हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों आज की क्लास से हम लोग 11th क्लास का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। 11th क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस आज से स्टार्ट होने वाला है और मैं आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका मोटिवेटर, आपका फ्रेंड ओपी गुप्ता। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई ने अलॉट किया है। वैसे तो 11th के जो एग्जाम्स होते हैं वो स्कूल बेस्ड होते हैं, तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया है सीबीएसई के करिकुलम से लेकर, तो ये मॉडिफाई भी होता है। ठीक है, मतलब स्कूल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो सीबीएसई के सिलेबस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यूनिट 1 जो कि 23 मार्क्स का है, 23 नंबर का है, इसमें आपके ये 3 चैप्टर्स आएंगे। पहला चैप्टर सेट्स, दूसरा आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ध्यान से सुनना, कई स्कूल्स में कुछ टीचर चैप्टर 3 से स्टार्ट करा देते हैं, कोचिंग वाले भी करा देते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 100% समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए रिलेशंस एंड फंक्शन पहले समझना पड़ेगा, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए पहले सेट से समझना पड़ेगा। हर चीज सीक्वेंस में है बच्चों, ध्यान से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं मैं आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में, अभी तो ये बातें कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। अगले यूनिट पे चलते हैं बच्चों, यानी अलजेब्रा यूनिट 2 जो कि 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का है। अकेले अलजेब्रा अपने दम पे आपको 11th के पेपर में पास करवा सकता है। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, देखिए। सबसे पहले चैप्टर 4 है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बच्चों। फिर अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक नई चीज। और कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, अगर आप सोच रहे हो, बहुत ही आसान मक्खन की तरह ये चैप्टर है। अगला चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशंस, अगेन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रियल लाइफ की भी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे यहाँ पर। आप लोग खुद अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को इसकी हेल्प से सॉल्व अभी तक करते आए हो और आगे भी करोगे। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा अरे ये चीज तो हम पहले भी करते थे। तो वही बात मैं कह रहा हूं। अगला चैप्टर यानी चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, अगेन बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर। सीक्वेंसेस एंड सीरीज इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा है और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपको रेफरेंस दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद है आपको, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, वो चीज भी यहाँ पर आएगी। तो कुछ तो आपको जाना पहचाना लगेगा ही। कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे हम, जैसे जीपी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और भी चीजें देखेंगे हम इस चैप्टर में। फिर आपका अगला यूनिट 3 आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10 नंबर का है ये, और इसमें ये 3 चैप्टर्स होंगे। पहले स्ट्रेट लाइंस, फिर कॉनिक सेक्शंस एंड देन इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, ये तो बहुत ही सस्ता चैप्टर है, बहुत ही आसान है। सस्ते से मेरा मतलब आसान से है। ये चैप्टर तो 12th क्लास में आएगा तो आपको थोड़ा सा मजा देके जाएगा। इस साल तो आप इसको ऐसे ही खत्म कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि चैप्टर कब शुरू कब खत्म होगा, इतना आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे, याद है ना? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट में एक और टर्म आ जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर ही प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। बस मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया। कुछ नई चीजें, छोटी मोटी नई चीजें और सीखेंगे आप लोग, और ये चैप्टर ओवर। बस इतना आसान है ये, ठीक है। अगले यूनिट पे आ जाओ बच्चों। वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप 12th क्लास में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो। ये सिर्फ 5 नंबर का है 11th में, लेकिन इन 5 नंबरों पे मत जाना, इस कंसेप्ट के पीछे जाना। कैलकुलस का यूनिट है ये, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर क्लासेस, फॉर योर फ्यूचर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अगला है आपका यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। कई स्कूल्स में तो इस चैप्टर को कराते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। बहुत ही मतलब अजीब सा चैप्टर है, बच्चों को कई बार लगता है कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या करें, ठीक है सिलेबस में है तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, जब समय आएगा पढ़ेंगे। अगला यूनिट यानी लास्ट यूनिट, यूनिट 6 10 नंबर का है, स्टैटिक्स, जो कि आपका 15th चैप्टर है। स्टैटिक्स वही मीन मीडियन वाले जो काम है वही होंगे, लेकिन कुछ नया भी तो होगा।
मजेदार चीज आने वाली है, लेकिन कैलकुलेशन देखकर कुछ बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होती है। कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन देखा जाएगा। फिर अगला एंड लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। देखिए बच्चों, इंटरेस्टिंग बात क्या बता रहा हूं, आप जहां से शुरू करेंगे, जिन चीजों को पढ़ते पढ़ते शुरू करेंगे सेट्स से, उन्हीं चीजों का फिर से एप्लीकेशन आपको यहां दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जिन चीजों को पढ़ते पढ़ते आप स्टार्ट करेंगे अपने 11th क्लास का जर्नी फ्रॉम द चैप्टर सेट्स, वो चीजें यहां पर प्रोबेबिलिटी में भी यूज होंगी। जो चीजें आप अलजेब्रा के चैप्टर 7 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखेंगे, वो भी प्रोबेबिलिटी में यूज होगी। और इस साल जो चीज आप प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे वो 12th क्लास में भी आपके काम आएगा। तो बच्चों, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। आगे भविष्य में हम और भी चीजें इन सिलेबस के बारे में सीखते रहेंगे। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ कहा था कि एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। देखो, हम उम्र के उस दौर में हैं, हम मतलब आप, कि 15-16 साल जो भी आपकी उम्र है, क्लास में हम कई बार बैठे हैं, ठीक है। क्या क्या होता है कि हमें लगता है कि साइड वाली हमें देख रही है, और हम ऐसे जाके देखते हैं उसको, और पता चलता है कि वो हमें नहीं देख रही है। फिर कुछ सेकंड, कुछ मिनट के बाद फिर से हमें लगता है कि साइड वाली हमें देख रही है, हम फिर से देखते हैं, वो हमें नहीं देख रही होती है, हमें ये पता चलता है ना। फिर कुछ मिनटों के बाद फिर से लगता है कि यार ये साइड वाली पक्का इस बार तो हमें देख ही रही है, और हम जैसे ही मुड़कर देखते हैं उसकी आंखें हम पकड़ लेते हैं, चोरी पकड़ी जाती है, आंखों में आंखें मिल जाती हैं, यानी हमें पता चलता है कि वो हमें देख रही है। तो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 10th क्लास में यही था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, याद है आपको? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री छोटी सी थी ये आपको बड़े प्यार से देख रही थी। आपने इसको देखा या नहीं देखा वो तो आपको पता होगा, लेकिन अब आप आ गए हैं 11th क्लास में। अब ये छोटी सी लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा सज धज के आई है। अगर अभी भी आप इसको ध्यान नहीं देंगे, यानी 10th में आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा। अगर 10th में ध्यान नहीं दिया था तो अब ध्यान दे दो, कुछ नया रिश्ता तो बना लो इसके साथ। अगर नहीं बनाओगे तो 12th में ये फिर से वापस आएगी, बदला लेने आएगी, रिवेंज लेने आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन के आएगी। और 12th के कैलकुलस यूनिट में, जो कि 35 मार्क्स का है आउट ऑफ 80, तो मतलब समझिए 80 में से 35 नंबर, उसमें पूरी जगह ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस छाए रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने बोला ना कि 12th में ये रिवेंज लेने आने वाली है छोटी सी बालिका। समझ रहे हैं बेटा? तो ध्यान से, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस, अपनी जर्नी सेट्स चैप्टर के साथ, यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है यानी सेट्स। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सेट्स बिल्कुल एक नई दुनिया है आपके लिए। कुछ नई चीजें होंगी, कुछ नए सिंबल्स होंगे, उनके नए मीनिंग्स आप सीखेंगे। कुछ चीजों को आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये तो ऐसे ही है, क्योंकि डेफिनेशंस आएंगी अभी, ठीक है। तो चैप्टर 1 एंड आई से सेट्स थ्योरी, बेसिकली सेट्स थ्योरी अ बेसिक कंसेप्ट, 11th क्लास की मैथ का एक बेसिक कंसेप्ट। तो सेट्स थ्योरी, मैंने नाम में ही थ्योरी डाल दिया, नई चीजें आने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन देता हूं आप लोगों को। क्या है सेट्स का डेफिनेशन बच्चों? तो सेट्स का मुझे डेफिनेशन देना है। सेट ये आपका प्लूरल नाउन हो गया, बहुत सारे सेट्स। मैंने सेट का डेफिनेशन अभी स्टार्ट किया है। देखिए ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं एंड आई विल एक्सप्लेन। इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर कुछ चीजों को अंडरलाइन करूंगा और आपसे उनका मतलब पूछूंगा। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? देखिए हम हिंदुस्तान में हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट्स, अंग्रेज बन गए हम लोग। बट एनीवे, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। जैसे मेरे हाथ में 2 वस्तुएं हैं। कौन सी 2 वस्तुएं? देखो ये रहे, अभी आपको कट कट की आवाज आई, मैंने इनके कैप्स बंद किए। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं। आई एम ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, यू आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। आप भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। समझ रहे मेरी बात? ऑब्जेक्ट्स, एनीवे तो वस्तुएं, ठीक है। कलेक्शन, दूसरी चीज को मैंने अंडरलाइन किया। कलेक्शन का मतलब
इकट्ठा करना, संग्रह करना, ठीक है। कलेक्शन का मतलब कलेक्शन, हम अंग्रेज हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड का मीनिंग भी इंग्लिश में ही बताते हैं। बट एनी वे बच्चों, देखिए मेरे पास 2 मार्कर्स का कलेक्शन है, 2 मार्कर पेन्स का कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारी मैथ के बुक्स का कलेक्शन है, आपके पास बहुत सारी नोटबुक्स का कलेक्शन हो सकता है, या जो भी चीजों का कलेक्शन, कपड़ों का कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन इकट्ठा करना, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। और ये वेल डिफाइंड, ये आया सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मतलब समझिए जो अच्छे से डिफाइंड हो, मैथमेटिकली मतलब समझिए एक ऐसी चीज अगर मैं कहूं जिस चीज को जैसे मैंने कहा वैसे ही पूरे वर्ल्ड में हर आदमी कहे, तो वो जो चीज मैंने कही, वो जो स्टेटमेंट मैंने बोला, वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगा बच्चों। मैं आपको समझाऊं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं वोवल्स क्या होते हैं, आप बताइए वोवल्स क्या होते हैं, तो वोवल्स क्या होते हैं बच्चों? वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। मैं गोलमाल मूवी के तुषार कपूर का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, ए ई आई ओ यू समझ रहे मेरी बात? तो ये आपके वोवल्स होते हैं। मैंने ये वोवल्स कहे, आप क्या कहेंगे? आप भी तो यही कहेंगे या डिफरेंट कहेंगे? अगर आप डिफरेंट कहेंगे तो भैया जरा सीखो, इंग्लिश वाले टीचर अभी आ रहे हैं आपको डांट सुनाने। तो ये आपके वोवल्स होते हैं। आप चाइना चले जाओ, चाइना में भी वोवल यही मिलेंगे, पाकिस्तान में भी यही मिलेंगे, अमेरिका में भी यही मिलेंगे वोवल। भैया वोवल चेंज नहीं होंगे। नेपाल चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, जहां मन करे वहां चले जाओ। ये अगर मैं कहूं कि ये जो मैंने लिखा ये वोवल्स हैं, तो ये वेल डिफाइंड चीज हो गई। ये कभी बदलेगा नहीं, ये मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। अगर बदलेंगे तो ठीक है, बदल दो, फिर लोग आपको बदल लेंगे कि चल यहां से गलत बातें सिखा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वेल डिफाइंड का मतलब ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट जो पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से फॉलो किया जाए। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पर देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मुझे कलेक्शन बनाना है जो कि वेल डिफाइंड हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को जिसे वेल डिफाइंड आप कह सकते हैं, तो उन कलेक्शंस को हम सेट बोलते हैं। अब सेट अगर हमने बोला तो यहां पर कुछ एग्जांपल से आपको और समझाया जाए। तो चलिए पहला एग्जांपल मैं वही लेने वाला हूं जो मैंने अभी लिया। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स हैं उनका कलेक्शन, क्या ये सेट है? सोचिए, वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी 2 एग्जांपल आ गए बच्चों मेरे पास, ठीक है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं 1 बाय 1 आपको। देखो ये वोवल्स वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी कि जो वोवल्स है ना इंग्लिश अल्फाबेट के, उनका जो कलेक्शन आप या मैं या कोई भी बनाएगा तो वो सेम बनेगा, यूनिक बनेगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ बच्चों, अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ तो इसे हम सेट कहेंगे। यानी जो पहले की बात है, यानी इन फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज अ सेट, पहला स्टेटमेंट ये एक सेट होगा। क्यों? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। द वे आई विल राइट द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स, द सेम वे यू विल हैव टू राइट, क्योंकि वही होता है भैया ए ई आई ओ यू, ठीक है मेरी बात। तो पहले वाला सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। यहां ऑब्जेक्ट्स क्या बने? वोवल्स, और कलेक्शन यानी इकट्ठा करके आपने लिख दिया, और वेल डिफाइंड का मतलब तो मैंने बताया ही। लेकिन अगली बात के बारे में आप क्या सोचते हैं? सेकंड वाले के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। आप अपनी लिस्ट बनाओ, मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन मुझे कमेंट करके ट्रोल मत करना कि सर आपकी लिस्ट में तो गलतियां हैं। अरे यार ठीक है, देखते हैं, आप अपनी लिस्ट बनाइए, मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूं। MS धोनी, वाह, कुछ लोग सोचेंगे मैं धोनी का फैन हूं, यस ऑफ कोर्स। सचिन तेंदुलकर, ऑफ कोर्स मैं सचिन का भी फैन हूं। विराट कोहली, मैं इंडियन क्रिकेट टीम का फैन हूं बच्चों। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब ये मत सोचना मुझे पूरे नाम नहीं आते, बिल्कुल आते हैं भाई, आप लिख लो, मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। युवराज सिंह, पुराने क्रिकेटर है लेकिन मुझे पसंद है। अब कोई सोचेगा कि मैंने धोनी का ही नाम पूरा लिखा, बाकियों का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अरे भाई ले भैया ले, इसका भी पूरा लिख दो। S तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह,
ठीक है, तेंदुलकर, धोनी, कोहली, शर्मा और युवराज सिंह। ठीक है, ये अपने 5 प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के 5 बेस्ट क्रिकेटर्स हैं। आपके अकॉर्डिंग जरा सोचो, क्या यही होंगे? अगर हाँ, अपने पापा से पूछो, क्या उनका भी जवाब यही आएगा? अगर हाँ, अपने भाई से पूछो। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या हम सबका जो कलेक्शन होगा 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का, वो यही आएगा क्या? हो सकता है अपने पापा से या दादा से पूछे तो वो सुनील गावस्कर जी का भी नाम डालें इसमें। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या पता किसी का नाम हटा के बोले कि नहीं, सुनील गावस्कर सबसे बेस्ट थे या कपिल देव सबसे बेस्ट थे। कुछ समझ आ रहा है आपको? कि 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन मैं बनाऊंगा और आप बनाएंगे तो हम दोनों का कलेक्शन भी अलग हो सकता है। और वेल डिफाइंड का मतलब यह होता है कि जो चीज मैंने जैसे कही वैसे ही पूरा वर्ल्ड कहे, जो चीज जैसे पूरा वर्ल्ड कह रहा है वैसे ही आप और हम कहें, उसमें कोई बदलाव ना हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है। तो ये जो कलेक्शन मैंने बनाया है, ये मेरा कलेक्शन है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्टेड होगा या नहीं, ये तो पूरा वर्ल्ड जाने ना। आप जाने क्या आपका कलेक्शन भी ऐसे ही बना? तो मेरे ख्याल में तो नहीं बना होगा। आपने शायद यहां पर क्या पता युवराज सिंह का नाम ना रखा हो, किसी और क्रिकेटर का नाम रखा होगा। तो फिर ये जो कलेक्शन है 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हुआ या नहीं? जवाब दो। अगर वेल डिफाइंड हुआ तो सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात आपको? तो सेकंड वाले के लिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस कलेक्शन एज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है बच्चों? इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सिंस क्यों नहीं है, मैं आपको रीजन दे देता हूं। सिंस डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, सिंस डिफरेंट पीपल विल हैव, सिंस डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट कलेक्शन या डिफरेंट लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। यानी अलग अलग लोगों के पास इंडिया के 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का जो कलेक्शन बनेगा, उसका जो लिस्ट होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन यानी सेकंड वाला जो डेफिनेशन दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ये वाला डेफिनेशन सेट्स की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करता, तो ये सेट नहीं है। अब अगर बच्चों आप लोग अपनी एनसीईआरटी में 1.1 एक्सरसाइज ओपन करेंगे, एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज ओपन करेंगे और वहां पर क्वेश्चन 1 देखेंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हैं उन्होंने, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि बताइए ये सेट है या नहीं, और अपना जो आंसर आप दोगे उसको जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी देना है। जैसे मैंने रीजन क्या दिया कि ये सेट क्यों नहीं है, ये सारी बात मैंने आपको समझाई है अभी। ये सेट क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये वेल डिफाइंड है। एक क्वेश्चन मैं भी आपको अभी देके जा रहा हूं, एंड विद दैट वी विल एंड अप द सेशन फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास बहुत मजे से हम नई चीज सीखेंगे, आपको सीरियसली मजा आने वाला है। तो चलिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देके चलता हूं। इसका जवाब आप लोग कहां देंगे? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और लाइक वो तो बनता है बेटा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, एक होमवर्क लिख देता हूं। इसका सॉल्यूशन आप मुझे नीचे बताएंगे विद रीजन, मतलब तुक्काबाजी नहीं करनी है, रीजन देना है बच्चों। ठीक है, रीजन के साथ आप मुझे बताएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए लिखते हैं एक एग्जांपल। होमवर्क पहला, कलेक्शन ऑफ, आपको बताना है सेट है या नहीं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट, collection of most difficult questions, collection of most difficult questions in mathematics। ओके, मैथ के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन, क्या ये सेट है? ये तो आप बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख दूं? चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, सेकंड होमवर्क। राइट, चलिए कलेक्शन ऑफ 5 most beautiful girls of your class।
अच्छा लगा ये एग्जाम्पल? हाँ, क्या है एग्जाम्पल? कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के जो 5 सुंदर कन्याएं हैं उनका कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? अगर हाँ तो ठीक है, आप रीजन दो, अगर ना तो ठीक है, आप रीजन दो। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल, 2 क्वेश्चंस एज ए होमवर्क आपके लिए। तो बच्चों अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही। टेक केयर।